हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं ये चैप्टर जो बच गया था, सर उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय पढ़ लिया था इससे पहले, अब पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अपनी अवमानना हेतु दंडित करने के साथ साथ उसे अभिलेख न्यायालय की अन्य शक्तियां भी प्राप्त होंगी। अनुच्छेद 215 में ये बात कही गई है। उच्च न्यायालय का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों जितने राष्ट्रपति उचित समझे से गठित होगा। मतलब जितने राष्ट्रपति चाहे उतने न्यायाधीश उच्च न्यायालय में गठित किए जाएंगे। ये है 2016 अनुच्छेद 216। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या नियत करते समय राष्ट्रपति अपने वस्तुपरक विवेक का प्रयोग करेगा, मतलब अपने विवेक से लेगा फैसले। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा पद की शर्तें। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति निम्न से परामर्श लेगा: भारत का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद धारण करने की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अब आ जाते हैं पदत्याग। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। अर्हता, वह भारत का नागरिक हो। पहली शर्त तो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त, न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। तीसरा, न्यूनतम 10 वर्ष तक किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लब्ध प्रतिष्ठ न्यायविद होने की योग्यता समाप्त कर दी गई है। शपथ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति पदभार ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल के समक्ष या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में दिया गया है। वकालत पर प्रतिबंध। स्थायी न्यायाधीश रह चुका व्यक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अलावा भारत में स्थित किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन नहीं करेगा। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता बनाए रखना है। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को संसदीय विधि द्वारा अवधारित वेतन देय है। संसद द्वारा विधि निर्मित किए जाने से पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन दिया जाता था। प्रत्येक न्यायाधीश संसदीय विधि द्वारा अवधारित अवकाश तथा सेवानिवृत्त भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकारी होगा। संसद द्वारा निर्धारित किए जाने से पूर्व द्वितीय अनुसूची द्वारा ये सभी भत्ते निर्धारित होते थे। नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश एवं पेंशन संबंधी अधिकारों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। न्यायाधीशों का स्थानांतरण। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। जब कोई न्यायाधीश दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तब उसे अपने वेतन के अतिरिक्त प्रतिकारात्मक भत्ता भी देय होगा। यह भत्ता संसदीय विधि द्वारा अवधारित किया जाएगा। संसदीय विधि न होने पर यह राष्ट्रपति के आदेश से तय होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संबंधित उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की परंपरा रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न परिस्थितियों में की जा सकती है: मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश का अपने कर्तव्य के पालन में असमर्थ होना, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा भी कोई रीज़न हो सकती हैं। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी इसकी संख्या निर्धारित नहीं है। इनकी नियुक्ति निम्न आधार पर की जाती है: लंबित मामलों को निपटाने के लिए, उच्च न्यायालय के कामकाज में अस्थायी वृद्धि से निपटने के लिए। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत कार्यवाहक न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी स्थायी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य पर लौट आने तक के लिए कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। निम्न कारणों से कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति आवश्यक हो सकती है:
स्थायी न्यायाधीश की अनुपस्थिति, स्थायी न्यायाधीश का अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ होना, स्थायी न्यायाधीश का अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाना, अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश 62 वर्ष से अनधिक की आयु सीमा के अधीन नियुक्त होते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का निवेदन कर सकता है। क्या है ये? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उच्च न्यायालय का, जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, जो रिटायर्ड होगा न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का निवेदन कर सकता है। ऐसा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, शक्तियों तथा विशेषाधिकार के मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित भत्ते देय होंगे, किंतु वह अन्यथा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। न्यायाधीशों की स्वाधीनता, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रस्ताव द्वारा ही पद मुक्त किए जा सकते हैं। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। नियुक्ति के पश्चात उनके भत्ते और वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम और उच्च न्यायालय में ही अभिवचन या कार्य करने के पात्र होंगे। उच्च न्यायालयों पर संघ का नियंत्रण, न्यायाधीशों की नियुक्ति संघ के राष्ट्रपति द्वारा, सेवाकाल के दौरान एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण, न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की व्यवस्था, आयु के बारे में निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कटौती एवं विस्तार, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय स्थापित करना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तुलना में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वाधीनता, उच्च न्यायालय के कार्य में विस्तार के कारण अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रकार नियुक्त कोई न्यायाधीश 2 वर्ष तक पद धारण करता है, किंतु उक्त अवधि के समाप्ति के पहले उसे स्थायी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के लिए इसके समान कोई उपबंध नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद का निपटारा राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात करेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के बारे में इसी प्रकार के प्रश्न का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान है, पर ऐसा कोई भी प्रावधान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में नहीं है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, आरंभिक आधिकारिकता, उच्च न्यायालय को राजस्व तथा राजस्व संग्रह के संबंध में तथा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। फिर आ जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिला न्यायाधीशों और अन्य अधीनस्थ न्यायाधीशों से ऊंचे मूल्य वाले वादों में तथ्य और विधि दोनों के प्रश्न पर अपील सीधे उच्च न्यायालय को होती है। जहां उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कोई न्यायालय किसी निचले न्यायालय के विनिश्चय से अपील सुनकर उसका अवधारणा करता है, वहाँ ऐसे निचले अपीली न्यायालय के विनिश्चय से उच्च न्यायालय को अपील होती है, किंतु यह अपील केवल विधि और प्रक्रिया के प्रश्न पर होगी, तथ्यों के प्रश्न पर नहीं होगी। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पटना उच्च न्यायालय में लेटर्स पेटेंट के अधीन अपील का उपबंध है। सेशन न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के विनिश्चय से अपील होती है, जहाँ कारावास का दंडादेश 7 वर्ष से अधिक है। अब आ जाते हैं रिट अधिकारिकता, रिट जारी करने के अधिकार। उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय क्षेत्र अधिकार, जितना उसका क्षेत्र है उसके अंतर्गत के भीतर रिट क्षेत्र अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस क्षेत्र अधिकार के प्रयोग में निम्नलिखित के विरुद्ध निर्देश जारी किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राधिकारी, उचित मामले में कोई सरकार। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट, निर्देश या आदेश निम्नलिखित हेतु जारी किए जा सकेंगे। मूल अधिकारों का प्रवर्तन, अन्य कोई प्रयोजन। अनुच्छेद 226(2) उच्च न्यायालय की शक्ति का और विस्तार करता है, अतः उच्च न्यायालय उन क्षेत्रों के संबंध में भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जिनके भीतर पूर्णतः या अंशतः वाद कारण उत्पन्न हुआ हो, बावजूद इसके कि संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी या शासक ऐसे भूक्षेत्र के भीतर स्थित न हो। अधीक्षण की शक्ति, प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय क्षेत्राधिकारिकता के भीतर स्थित सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण रखेगा। 227(1) उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों से विवरणियाँ मांग सकता है, ऐसे न्यायालयों की कार्यवाहियों तथा प्रचालन के विनियमन हेतु बना सकता है, ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखे जाने योग्य लेखा जोखा नियत कर सकता है। उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालयों में काम करने वाले अधिकारियों, अटॉर्नी, एडवोकेट,
प्लीडर के लिए शुल्क नियत कर सकता है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित विधि के अंतर्गत गठित न्यायालय या न्यायाधिकरण पर अधीक्षण की शक्ति नहीं है। मामले का अंतरण उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित वाद को अपने पास मांग सकता है। अनुच्छेद 228 के अंतर्गत केवल उन्हीं मामलों का अंतरण किया जा सकता है जिनमें संविधान के निर्वाचन के सारवान प्रश्न का अवधारणा मामले के निस्तारण के लिए आवश्यक हो। अंतरित किए गए मामले को उच्च न्यायालय स्वयं निस्तारित कर सकता है। उच्च न्यायालय प्रश्न को अवधारित करते हुए मामले को वापस भी भेज सकता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार का विस्तार अनुच्छेद 230 के अंतर्गत संसद विधि बनाकर उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार का विस्तार किसी संघीय क्षेत्र पर कर सकती है। संसदीय विधि द्वारा ऐसे क्षेत्र अधिकार अपवर्जित भी किया जा सकता है जहां कोई उच्च न्यायालय किसी संघ क्षेत्र पर क्षेत्र अधिकार का प्रयोग कर रहा हो। राज्य की विधायिका ऐसे क्षेत्र अधिकार को ना तो बढ़ा सकती है और ना ही कम कर सकती है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार न्यायपालिका में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। हाल के वर्षों में ऐसी अनियमितता बड़ी संख्या में उजागर हुई है। सबसे गंभीर स्थिति अधीनस्थ न्यायालयों की है। उच्च न्यायालय एवं कभी कभी उच्चतम न्यायालय पर भी ऐसे आरोप लगे हैं। ये अनियमितताएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, वित्तीय अनियमितता एवं नियुक्ति संबंधी अनियमितता। गाजियाबाद न्यायालय घोटाले में उस न्यायालय के न्यायाधीश के साथ उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के नाम भी सामने आए हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पर फैसला देने के लिए मोटी रकम लेने का मामला सामने आया। निचली अदालतों में जजों एवं अटॉर्नी की नियुक्ति का प्रश्न भी अधिक विवादास्पद एवं पक्षतापूर्ण रहा है। कुछ वर्ष पूर्व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अटॉर्नी के पद पर नियुक्ति को लेकर मामला सामने आया था। इनमें आधे से अधिक लोग या तो राजनेताओं के संबंधी थे या उसी न्यायालय में कार्यरत पूर्व एवं वर्तमान न्यायाधीशों के रिश्तेदार। हाल ही में दिल्ली अधीनस्थ न्यायालय में जजों की नियुक्ति में इसी प्रकार के पक्षपात के आरोप लगे हैं। फिलहाल यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के सामने विचाराधीन है। न्यायिक भ्रष्टाचार एवं न्यायालयों में होने वाले पक्षपात के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होती तो लोगों के विश्वास भी उस पर से उठ जाता है। न्यायपालिका का प्रमुख आधार है जनता का विश्वास। संविधान में न्यायपालिका को व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसे कार्यपालिका एवं संसद के सीधे हस्तक्षेप से मुक्त कर रखा गया है। संसद में न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया भी अत्यंत जटिल है। न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। एक दृष्टिकोण से यह अच्छी बात है क्योंकि इससे न्यायालय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं हो पाता तथा न्यायालयों को पर अनुचित दबाव नहीं डाला जा सकता। पर दूसरी ओर इसके कारण भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के बावजूद न्यायाधीशों पर कार्यवाही करना लगभग असंभव हो जाता है। न्यायालयों की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने इन हाउस प्रक्रिया का विकास किया है। इसके तहत किसी न्यायाधीश पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप की जांच भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कराए जाने का प्रावधान है। आरोप सही पाए जाने पर संबंधित न्यायाधीश पर कार्यवाही भी हो सकती है, पर यह प्रक्रिया संतोषजनक नहीं है। इसमें पारदर्शिता का अभाव है। मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ कार्यवाही का अधिकार भी नहीं है। सही अर्थों में देखें तो इन हाउस प्रक्रिया निष्क्रिय साबित हुई है। आज जरूरत इस बात की है कि न्यायालय के कामकाज को RTI के तहत लाया जाए। न्यायाधीशों की जवाबदेही भी तय की जाए। इसके लिए न्यायिक जवाबदेही आयोग का गठन भी किया जा सकता है। लोक अदालतें भारत में लोक अदालतों की स्थापना शीघ्र न्याय तथा अल्प व्यय न्याय के उद्देश्यों से की गई है। शीघ्र न्याय की अवधारणा पर आधारित इस व्यवस्था में सौहार्दता और समझौते को न्याय का उद्देश्य बनाया गया है। 6 अक्टूबर 1985 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश PN भगवती की अध्यक्षता में प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था। न्यायिक सेवा प्राधिकार अधिनियम के अनुसार केंद्रीय राज्य सरकार या जिला प्रशासन समय समय पर और निर्धारित स्थानों पर लोक अदालत का आयोजन कर सकती हैं। लोक अदालतों के निर्णय को दीवानी अदालतों के निर्णय के समरूप माना जाता है। संबंधित वादी प्रतिवादी लोक अदालत के निर्णय मानने के लिए बाध्य होते हैं। न्यायिक पद अधिकारी अथवा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति लोक अदालत की अध्यक्षता करते हैं। भारत में लोक अदालत का गठन सर्वप्रथम महाराष्ट्र में किया गया था। अब आ जाते हैं पारिवारिक न्यायालय। राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक अदालतों का गठन पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत किया जा सकता है। प्राय इस प्रकार की अदालतों की स्थापना 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में की जाती है। इस प्रकार की अदालतों का मुख्य उद्देश्य
विवाह एवं अन्य पारिवारिक विवादों का त्वरित समाधान करना तथा यह प्रयास करना है कि मामला आपसी सहमति से हल हो जाए। सर्वप्रथम पारिवारिक न्यायालय की स्थापना जयपुर में की गई थी। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। धन्यवाद।